हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष टुनिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रायपुर से। आज हम पेट के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं पेट के अल्सर। तो हम बात करते हैं एसिड ज़्यादा बनने की वजह से बनने वाले अल्सर के बारे में। एसिड तो सभी के शरीर में बनता है। जब भी हम खाना खाते हैं एसिड सिक्रेशन होता है जो खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। तो एसिड बनना एक नॉर्मल चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे डाइजेशन सिस्टम का। लेकिन ये ऐसी क्या बात होती है कि ये एसिड ही हमारे अंदर की लेयर को, अंदर की स्किन को, जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, उसको डैमेज करके अल्सर बना देता है। इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि ऐसे क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं जो अल्सर को बनने से रोकते हैं, क्योंकि एसिड तो हमेशा रहेगा और हमेशा के लिए बनता रहेगा। तो अंदर में क्या होता है कि जो अमाशय की अंदर की लेयर होती है, अंदर की जो सतह होती है जिसमें एसिड बनता है, तो उस सतह को एसिड से बचाने के लिए उसमें एक लेयर बनती है, एक सतह बन जाती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस जो है वो एसिड को अंदर की स्किन या म्यूकोजा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। इस प्रकार से ये एसिड हमारे अंदर की म्यूकोजा के कांटेक्ट में नहीं आता और उसको डैमेज नहीं कर पाता। तो ऐसा कुछ भी कारण या ऐसा कोई भी ट्रिगर फैक्टर जो या तो एसिड ज़्यादा बनाए या अंदर की म्यूकोजा को डैमेज करे या अंदर की म्यूकस लेयर को डैमेज करे, तो वो अल्सर बनाने का कारण बनेगा। तो क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन से ट्रिगर फैक्टर हैं जो अल्सर को बनाते हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है H. pylori इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसा कीटाणु है जो काफ़ी सारे लोगों के बॉडी में होता है। अराउंड 50 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है उनमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन पाया जाता है स्टमक में। स्टमक की जो लेयर होता है, जो म्यूकस लेयर होती है, उसमें ये जो बैक्टीरिया है वो होता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में कैसे पहुँचता है? ये बैक्टीरिया पहुँचता है अशुद्ध खाने और पानी से, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। तो अब ये चीज़ जानने वाली बात है कि क्या 50 से 70% लोग जिनको ये H. pylori क्या इन्फेक्शन होता है, क्या सभी में अल्सर होगा या सभी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति, हम पेशेंट की बात नहीं करें, ऐसे व्यक्तियों में जिनमें H. pylori की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसकी वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, अल्सर बन रहे हैं या और कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों में, उसी कैटेगरी के लोगों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सभी लोगों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये H. pylori बैक्टीरिया जो है कुछ एक मरीजों में, कुछ एक पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की वजह से अल्सर पैदा करता है और ये अल्सर का सबसे मुख्य कारण है। अराउंड 70 to 80% जो अल्सर होते हैं, पेट के अल्सर जो होते हैं, वो H. pylori बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कारण की तरफ। अगले कारण जो होते हैं वो है पेन किलर्स। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसमें हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे किसी को हड्डी की प्रॉब्लम हो गई, आर्थराइटिस हो गया, किसी को जोड़ों का दर्द हो गया, किसी को बैक पेन हो गया, किसी को एक्सीडेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से या किसी और वजह से पेन किलर्स लेने की ज़रूरत पड़ी, या किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें हमें पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पेन किलर होते हैं, चाहे वो आइबुप्रोफेन हो या डाइक्लोफिनाक हो या कुछ भी पेन किलर, नेप्रोक्सेन हो, जिसकी ये इनमें एक ऐसी क्षमता होती है कि ये हमारे जो अमाशय है उनकी म्यूकस लेयर को डैमेज करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं और म्यूकस लेयर को डैमेज भी करते हैं। तीसरी कैटेगरी हम बात करें, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, जैसे एस्प्रिन। एस्प्रिन भी एक प्रकार की दवाइयाँ हैं जो उसी तरह से काम करती हैं जो पेन किलर जिस तरह से अंदर के स्किन को डैमेज करता है, अंदर की म्यूकस लेयर को डैमेज करता है, उसी तरह से एस्प्रिन में भी ये क्षमता होती है कि अंदर की म्यूकस या स्किन के म्यूकोजा को डैमेज करें। तो इसमें भी अल्सर बनाने की एक क्षमता होती है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ होती हैं। कुछ एक दवाइयाँ जो होती हैं जो हड्डी के मरीजों में दी जाती हैं, औरतों के मरीजों में दी जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में दी जाती हैं, जैसे एलेंड्रोनेट। एलेंड्रोनेट से भी अल्सर बनने की अल्सर होने की प्रॉबिलिटी रहती है। अभी हमने देखा है कि कोविड में काफ़ी लोगों को स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत पड़ी है। स्टेरॉइड भी एक ऐसी कैटेगरी की दवा है जिसमें अल्सर बनाने की क्षमता होती है। तो ये हो गए दवाइयों की बनने की वजह से या दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होने वाले अल्सर्स। इसके अलावा हैबिट की हम बात करें, अल्कोहल और टोबैको। अल्कोहल और टोबैको चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो या च्युइंग के रूप में हो या खाने के रूप में हो या किसी भी प्रकार के रूप में हो, इसमें एक ऐसी दिक्कत होती है कि इसमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अंदर के म्यूकस लेयर की जो क्षमता होती है, जो अंदर की स्किन को बचाने की, म्यूकोजा को बचाने के लिए, वो उसको ओवरटेक करता है और उसकी वजह से अल्सर्स बनने के कारण होते हैं। तो ये हो गया अल्सर बनने के कारण।
सिम्टम्स के बारे में बात करें तो अल्सर के सिम्टम्स किस प्रकार के आते हैं, लक्षण क्या होते हैं। सबसे कॉमन लक्षण जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो होता है पेट में जलन होना या पेट के ऊपरी हिस्से में, नाभि के ऊपर वाले हिस्से में दर्द का होना। ऐसा दर्द कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों में दर्द खाने के तुरंत बाद बढ़ता है, कुछ लोगों में खाने के 2-3 घंटे के बाद दर्द हो सकता है। तब ये खाने के साथ जो रिलेशन होता है दर्द का, क्या उससे हम अल्सर की लोकेशन को कोरिलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। थोड़े हद तक हम अल्सर की लोकेशन को हम पेन का खाने के साथ क्या रिलेशन है उसके साथ कोरिलेट करके हम लोकेट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पेन अल्सर यदि गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसको खाने के बाद पेन होगा तुरंत, और यदि किसी व्यक्ति को ड्यूडेनल अल्सर है या छोटी आंत में अल्सर है तो खाने के 2 से 3 घंटे के बाद उसको पेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए काफ़ी बार क्या होता है कि ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट्स रात के 2 बजे 3 बजे दर्द का एहसास करते हैं, क्योंकि वो 10 बजे खाना खाते हैं, 3 से 4 घंटे के बाद 12 से 2 के बीच में उनको पेन उठता है। कभी कभी इतना ज़्यादा पेन उठता है कि उन्हें कैजुअलिटी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया खाने के साथ पेन का रिलेशन यदि किसी को अल्सर है तो। हाँ, एक चीज़ और भी देखी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को अल्सर है और उसको पेन हो रहा है तो पेन का पैटर्न उस पर्टिकुलर व्यक्ति में बार बार सेम पैटर्न के पेन जो है वो रिपीट होते हैं। यदि किसी को रात के 2 बजे हो रहा है तो काफ़ी हद तक हफ्ते में 2 या 3 बार उसको रात में 2 या 3 बजे उसको पेन उठ सकता है। यदि किसी को खाने के तुरंत बाद हो रहा है पेन तो दोपहर में भी, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद उसको कभी भी खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद उसको पेन का एहसास होगा। तो ये हो गया ऐसे अल्सर के सिम्टम्स जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अल्सर की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। यदि अल्सर काफ़ी गहरा हो तो उससे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, तो व्यक्ति को काली लैट्रिन आ सकती है, खून की उल्टियाँ हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, या बीच बीच में खून का रिसाव होकर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो ये हो गया अल्सर की वजह से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से होने वाले लक्षण। कई बार क्या होता है कि अल्सर बार बार बनते हैं, बीच में कुछ न कुछ मेडिसिन ली, अल्सर हील हो गए, तो बनना और ठीक होने का जो पैटर्न चलता रहता है, लेकिन अंदर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि खाना आमाशय में रुकना पड़ता है, खाना आगे पास नहीं हो पाता। अब अर्ली सैटिस्फैक्शन, जिसके इसका कहने का मतलब यह है कि खाना कम खाना और जल्दी पेट भर जाना। तो इस तरह के लक्षण आने लग जाते हैं। और उसके बाद उल्टियाँ होती है। कभी कभी इतनी उल्टी होती है कि सुबह का खाना शाम में निकलता है, शाम का खाना सुबह निकलता है। इसको हम कहते हैं रिटेंशन वॉमिटिंग, मतलब पुराना खाना बाहर निकलना 6-8 घंटे के बाद। तो यदि किसी को रिटेंशन वॉमिटिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये हो सकता है कि अल्सर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर यानी आंतों में रुकावट, उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। अल्सर काफ़ी गहरे हो जाए, इतने गहरे हो जाए कि आंतों में छेद कर दें, तो बहुत सीवियर तेज पेन होता है। और ऐसा दर्द जो कभी व्यक्ति ने कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया हो, ये अल्सर फटने का या अल्सर में लीकेज होने का, या इसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं परफोरेशन का एक लक्षण हो सकता है। और इस परफोरेशन की वजह से इतना सीवियर पेन होता है कि तुरंत ही अस्पताल लेके जाना पड़ता है और इसमें इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हो गया अल्सर के कॉमन सिम्टम्स, जिसकी वजह से लोग पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अल्सर का पता कैसे लगाया जाए? आपको सिम्टम हुए, आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर कैसे इस बीमारी को कंफर्म करेंगे कि आपको अल्सर है? इसका बहुत आसान तरीका है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोप एक प्रकार की फ्लेक्सिबल रबर की ट्यूब होती है जिसके टिप पे एक कैमरा लगा होता है। जब हम इस ट्यूब को पेट में इंट्रोड्यूस करते हैं, मुंह के माध्यम से पेट में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें लगे हुए कैमरे अंदर की इमेजेस देते हैं जो प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेस होकर हमें स्क्रीन पे दिखते हैं। एक बहुत ही सरल, सटीक और सुलभ तरीका है जिसकी वजह से हम अल्सर को डायग्नोज कर सकते हैं। अल्सर की लोकेशन हम पता कर सकते हैं कि ये स्टमक का अल्सर है या ड्यूडेनम का अल्सर है। एंडोस्कोपी का एक और बेनिफिट है, एंडोस्कोपी से हम अल्सर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को भी ट्रीट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अल्सर से ब्लीडिंग हो रही है, अंदर से खून का रिसाव हो रहा है, तो उस अल्सर से होने वाले ब्लीडिंग को एंडोस्कोपी के माध्यम से रोका जा सकता है। एंडोस्कोपी में बहुत सारी तकनीकें होती हैं जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन थेरेपी, कोगुलेशन थेरेपी या क्लिपिंग। इसमें क्लिप के माध्यम से अंदर से जो ब्लीडिंग पॉइंट है उसको हम रोक सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अंदर में आंतों में रुकावट हो गई है तो उसे भी हम बलून के माध्यम से चौड़ा कर सकते हैं। अल्सर के ट्रीटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एसिड कम करने की मेडिसिन, एसिड कम करने की मेडिसिन को हम बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है H2 ब्लॉकर जिसमें रेनिट्रिडीन, फैमोटिडीन ये दवाइयाँ आती हैं, और दूसरी होती हैं
PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें आते हैं ओमेप्रोजोल, राबिप्रोजोल, पैंटोप्रोजोल, एस्ट्रोमेप्रोजोल, इस तरह की दवाइयाँ। तो ये 2 दवाइयाँ की कैटेगरी है जिसकी वजह से हम अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। कितने लंबे समय तक हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? आमतौर पे ये देखा गया है कि स्टमक अल्सर को ठीक करने के लिए एटलीस्ट 12 वीक्स थेरेपी देनी ज़रूरी होती है। ड्यूरल अल्सर को ठीक होने के लिए कम से कम 8 से 10 हफ्ते की थेरेपी देनी ज़रूरी होती है। तो हम ये मान के चलें कि यदि पेप्टिक अल्सर किसी को है तो 8 to 12 वीक्स मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो भी ट्रिगर फैक्टर हैं, यदि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यदि आप टोबैको का किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं, यदि आप पेन किलर आप लेते हैं, यदि आपको एस्पिरिन चल रहा है, तो यहाँ तक कोशिश रहती है कि जो साथ में ट्रिगर फैक्टर है उससे हम ठीक करें या अवॉइड करें या उससे दूर रहें। और यदि किसी को एस्पिरिन लेने की ज़रूरत है तो साथ में उनको एसिडिटी की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अतः एसिड कम करने की दवाइयों की ज़रूरत साथ में पड़ेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा हम डाइट और एक्सरसाइज का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत स्पाइसी चीज़ें, फैटी मील, फ्राइड आइटम्स ऐसे ना लें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि हम अधिक से अधिक लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ़ों और बीमारियों के बारे में जानकारी दे सकें, उन्हें अवेयर कर सकें, ताकि सिम्टम्स नेगलेक्ट ना हो और सही समय पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके।